नमस्कार, मैं हूँ दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला बोनस का खास शो बीमा हो तो ऐसा। मॉनसून का मौसम अपने साथ सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि कई तरह की बीमारियां भी लेकर आता है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस सबसे बड़ा सपोर्ट माना जाता है, लेकिन अगर इलाज के बाद आपका क्लेम ही रिजेक्ट हो जाए तो क्या होगा। आज हम बात करेंगे अनलिमिटेड हेल्थ कवर की बढ़ती पॉपुलैरिटी की और सरकार की नई कोऑपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्लान की। साथ ही बीमा से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऑन द शो आपके लिए बहुत कुछ है। देखिए, मॉनसून में हेल्थ क्लेम कब होगा रिजेक्ट, ये आज आप जानने वाले हैं बीमा हो तो ऐसा में। इसके अलावा अनलिमिटेड हेल्थ कवर कितना फायदेमंद है आपके लिए, अनलिमिटेड हेल्थ कवर काम कैसे करता है, इस पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। बीमा शिकायतें क्यों बढ़ रही हैं, क्यों क्लेम पर आकर जो है कस्टमर को परेशानी देखनी पड़ती है, झेलनी पड़ती है, बीमा लेते वक्त तो ऐसा नहीं होता है। फायर इंश्योरेंस पर इड़ा क्यों सख्त हो गया है, इस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। साथ ही नई सहकारी कंपनी बीमा कंपनी से किसे होगा फायदा, इस पर भी हम लोग करेंगे आज बातचीत। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं संजय की कहानी पर। लखनऊ के 45 वर्षीय संजय मिश्रा को मॉनसून की बारिश में भीगने से तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत हुई। डॉक्टर ने उन्हें निमोनिया के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया। इलाज के बाद उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया, लेकिन क्लेम खारिज हो गया। बीमा कंपनी की दलील थी कि पॉलिसी लेते समय उन्होंने पहले से मौजूद सांस की बीमारी की जानकारी नहीं दी थी। नतीजतन इलाज का पूरा खर्च उन्हें अपनी जेब से उठाना पड़ा। दरअसल मॉनसून के दौरान सर्दी, फ्लू, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी सांस संबंधी बीमारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में हेल्थ बीमा वित्तीय सुरक्षा तो देता है, लेकिन हर इलाज का खर्च अपने आप कवर नहीं होता। सर, सबसे पहले हम चलते हैं हमारे आज के गेस्ट पंकज रस्तोगी सर के पास। सर, जैसा ये शख्स है जिसकी कहानी हमने दिखाई, संजय इनके साथ हुआ, मॉनसून के दौरान सर सर्दी हो गया, फ्लू हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, इसके अलावा निमोनिया जैसी जो बीमारियां हैं बढ़ जाती हैं और ज्यादा। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस किन हालात में इलाज का खर्च कवर करता है और किन मामलों में, जैसे संजय को परेशानी झेलनी पड़ी, ऐसा हो सकता है? नमस्कार मैम। नहीं, ये बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आपने शेयर करी। ये मेरे ख्याल से सारे इन्वेस्टर्स को भी आंखें खोलेगी, उनको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और जागरूक करेगी। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि संजय जी के केस में जैसा उन्होंने बताया कि उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, उसका मेन कारण है कि बहुत सारे निवेशक जब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को शेयर नहीं करते। अगर उनको कोई ऐसी बीमारी है या ऐसी कोई दवा ले रहे हैं या ऐसी कोई मेडिकल सिचुएशन है तो उन्हें वो डिक्लेयर करनी चाहिए। अगर आप वो डिक्लेयर नहीं करेंगे और अगर जब इलाज करते वक्त अगर ये पाया गया इन्वेस्टिगेशन में कि ये जो इलाज करने जिस चीज़ के लिए आए हैं वो एक ऐसी बीमारी से रिलेटेड है जो उनको पहले से ही थी और उन्होंने डिक्लेयर नहीं करा है, तो ये वो जो क्लेम है रिजेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर। और इसमें मुझे लगता है कि इन्वेस्टर थोड़ा जागरूक कम होते हैं। इन्वेस्टर को लगता है, निवेशकों को लगता है अरे बताने की क्या ज़रूरत है, हम बताएंगे तो हो सकता हो बीमा कंपनी लोडिंग लगा दे या हो सकता हो बीमा रिजेक्ट हो जाए, मेरे को हेल्थ इंश्योरेंस ही ना मिले। तो इसके कारण कई लोग ये बताते नहीं हैं, तो ये गलत बात है। और मेरे को लगता है कि सबको ये बताना चाहिए कि उनके क्या कारण है। दूसरा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जब भी आप कभी नई पॉलिसी लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो उसमें एक 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है। तो अगर उस 30 डेज में अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हुई तो वो भी वो वेटिंग पीरियड के अंतर्गत आता है और उसमें भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है सर। तो मतलब सर, अगर मैं देखूं सबसे ज्यादा क्लेम रिजेक्शन का कारण जो है वो यही है क्या कि मतलब लोग जिस तरीके से बीमारियां छुपा लेते हैं, जिस तरीके से पूरी तरीके से बताते नहीं है एजेंट को, कंपनी को, कि हाँ उन्हें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज क्या क्या है? नहीं, ये एक कारण है कि प्री एग्जिस्टिंग डिसीज नहीं शेयर करना, ये एक कारण है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं जो निवेशक भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते। जैसे मैंने बताया, वेटिंग पीरियड में इलाज कराना। अगर पॉलिसी में अगर वेटिंग पीरियड है तो उस वेटिंग पीरियड में आप इलाज नहीं कर सकते। सेकंड, हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक एक्सक्लूजन की लिस्ट होती है
कि ये बीमारियां नहीं कवर होंगी, ठीक है, या ये बीमारियां अगले 1 साल तक कवर नहीं होंगी। तो ये एक्सक्लूजन की जो लिस्ट होती है, ये इन्वेस्टर देखता नहीं है। इसके कारण भी कभी कभी क्लेम रिजेक्शन होता है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि डॉक्यूमेंटेशन में भी कमी होने के कारण ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है सर। सर वैसे जो इस तरीके की बीमारियां, जैसे हमारी एक शॉर्ट स्टोरी में भी था संजय के साथ, उनको निमोनिया की दिक्कत थी। सर अगर किसी शख्स को पहले से अस्थमा है, सीओपीडी है, या फिर कोई और ऑक्सीजन रिलेटेड, लंग रिलेटेड बीमारियां, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते समय उसे किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो क्या है, जब भी आप कोई भी इन्वेस्टर अगर जब हेल्थ इंश्योरेंस ले, तो अपनी पूरी मेडिकल सिचुएशन क्लियरली ट्रांसपेरेंटली बताए। अगर उसको कोई ऐसी सिचुएशन है, खांसी है, दमा है, या बीपी है, शुगर है, जो भी है, वो उसको डिस्क्लोज करे। डिस्क्लोज करने से क्या होता है, सबसे अच्छी बात क्या होती है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि अगर आप मान लो कोई किसी को बीपी की प्रॉब्लम है और वो दवा ले रहा है, वो 10 साल से दवा ले रहा है और वो एकदम ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो वो जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या करेगी, उस बीमारी को मेंशन करेगी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, और उसको 2 या 3 या 4 साल की वेटिंग की पीरियड के बाद उसको कवर करेगी। ठीक है। तो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को डिस्क्लोज करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है कि एक निश्चित अवधि के बाद, 2 या 3 साल के बाद, वो बीमारी भी से रिलेटेड क्लेम भी कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है। ठीक तो है। ये सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आपको बीमारी है आप उसको पहले बताएं, और वेटिंग पीरियड का भी ध्यान रखें कि वेटिंग पीरियड में कोई उस तरह का इलाज ना कराएं। ठीक है, कुछ भी छुपाना नहीं है आपको अपने बीमा हाँ। एजेंट से, कंपनी से। इसके अलावा जैसे कि सर ने कहा, वेटिंग पीरियड का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। जब तक वेटिंग पीरियड ऑनगोइंग है, चल रहा है, तब तक इलाज ना कराएं। इलाज करा रहे हैं, दरअसल बात ये नहीं कि इलाज ना कराएं, इलाज करा रहे हैं तो बीमा का क्लेम जो है वो वहां पर नहीं आप ले सकते हैं। अच्छा सर, मानसून की हम बात करें, क्योंकि आज के हमारे शो की थीम भी यही थी। मानसून शुरू होने से पहले क्या अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की जो है समीक्षा कर लेनी चाहिए, खास करके ऐसे लोगों को जिन्हें ऐसे मौसम में अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज जो है उनमें और परेशानी हो सकती है? पॉलिसी में कौन सी शर्तें हैं, वेटिंग पीरियड कितना है, जिस पर आपने अभी बात भी कही, सब लिमिट कितनी है, एक्सक्लूजन वगैरह जो होता है, ये जरूर जांच लें। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम जब मानसून का सीजन आता है तो हम सबसे पहले छतरी खोल के देख लेते हैं छतरी ठीक कंडीशन में है कि नहीं है। उसी तरह हमें जब मानसून या इस तरह की जो निवेशक जिनको हेल्थ की चैलेंजेस रहते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट वेदर में, उनको अपनी पॉलिसी चेक करनी चाहिए कि क्या सम एश्योर्ड जो उनके पास है, क्या वो पर्याप्त है, क्या वो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, या भगवान न करे कभी उनको अगर हॉस्पिटल जाना पड़े तो उस जिस हॉस्पिटल में वो इलाज कराना चाहते हैं, क्या उसका खर्चा वो भरपाई कर पाएगा उस पॉलिसी कि नहीं, उस समय छोड़ पर्याप्त है कि नहीं। सेकंड, जो आपने बात कही कि वेटिंग पीरियड जरूर जांच लें कि क्या ऐसा तो नहीं कि कोई वेटिंग पीरियड हो। फॉर एग्जांपल, कई ऐसे इलाज हैं जो पहले 6 महीने साल भर में कवर नहीं होते हैं, तो वो निवेशकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर उनको ये सारी बीमारियां, ये सारे इलाज के लिए अगर जाना पड़े तो उन्हें क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलें। और एक्सक्लूजन की लिस्ट तो जरूर देखनी चाहिए कि क्या क्या बीमारियां एक्सक्लूडेड हैं, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, पिछले 2 से 3 सालों में अब ये हॉस्पिटल भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। कई जगह हॉस्पिटल में कोई पर्टिकुलर पॉलिसी का क्लेम नहीं दे रहे हैं, या वो रिम्बर्समेंट कराना पड़ता है, कैशलेस नहीं कर रहे हैं। तो आप अपने नेटवर्क हॉस्पिटल की लिस्ट भी अपडेट करिए कि अगर आपने कोई एक्स कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी का आपने लिया है, तो उनके कौन कौन से नेटवर्क हॉस्पिटल हैं, तो जिससे कि अगर कभी इमरजेंसी में आपको जाना पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि आपके 10 किलोमीटर के दायरे में, 15 किलोमीटर के दायरे में ये 5-10 हॉस्पिटल हैं जहां आपको जाएंगे तो आपको कैशलेस सुविधा मिलेगी। ठीक है सर, मुझे लगता है ये आखिरी जो पॉइंट थे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मेरे जानने में भी ऐसे बहुत सारे अभी केसेस थे जहाँ पर हॉस्पिटल में पर्टिकुलर जो है बीमा कंपनी उनके अंडर में नहीं थी, तो फिर उन्होंने क्लेम देने से मना कर दिया, फिर कैशलेस इलाज करने से मना कर दिया। चले अब चलते हैं खबरों के सिलसिले की तरफ। देखिए, आज की हमारी बीमा हो तो ऐसा कि सबसे पहली खबर की तरफ रुख करते हैं। अनलिमिटेड हेल्थ कवर में रुचि लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। अनलिमिटेड हेल्थ कवर की मांग, महंगी होते मेडिकल खर्च और गंभीर बीमारियों के बढ़ते इलाज खर्च ने लोगों की बीमा पसंद अब बदल दी है। अब
ग्राहक सीमित सम इंश्योर्ड की बजाय अनलिमिटेड हेल्थ कवर वाले प्लान में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। खासकर बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों से भी ऐसे प्लान की मांग तेजी से बढ़ रही है। अभी डेटा के थ्रू आप देखेंगे किस तरीके से जो है अनलिमिटेड हेल्थ इंश्योरेंस की मांग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सर के साथ इस खबर पर चर्चा शुरू करते हैं। पंकज सर, मेडिकल महंगाई जो है, मेडिकल इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, वो हो गया। इसके अलावा गंभीर बीमारियों के जो बढ़ते इलाज खर्च है उसको हम देख लें। इन सबके बीच ये जो अनलिमिटेड हेल्थ कवर वाले प्लान है, इसकी मांग जो है अचानक से बढ़ क्यों रही है? एक तो ये अनलिमिटेड वाला जो प्लान है ये काम कैसे करता है, सबसे पहला सवाल। मांग इसकी क्यों बढ़ रही है, ये मेरा दूसरा सवाल। और ये अलग कितना है ट्रेडिशनल पॉलिसी से? नहीं, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर हम थोड़ा सा अगर अपने हम अतीत पे जाएं, अगर हम 25 साल 30 साल 40 साल पुराने पीछे जाएं, तो हम ये देखेंगे कि इंडिया में जो निवेशक है, चाहे वो लाइफ का इंश्योरेंस हो चाहे हेल्थ का इंश्योरेंस हो, उनका ये पॉलिसी लेने का सिर्फ एक ही मकसद होता था, किस तरह से मैं टैक्स को कम कर पाऊं। ठीक है, लोगों को ये ध्यान नहीं रहता है कि अगर मुझे लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, मेरी उसकी क्या जरूरत है फैमिली को। उसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस में भी लोगों को ये नहीं आइडिया होता था कि अगर कल को अगर हॉस्पिटल जाना पड़े तो आपके 2 साल 5 साल की जो सेविंग्स है वो एक छोटे से इलाज में पूरी खर्च हो सकती है। तो लोग केवल टैक्स बचाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते थे। पर पिछले 20 साल 15 साल 25 साल में धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी, जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ी, तो लोगों में अब ये सेंसिटिविटी आ गई कि नहीं भाई, अगर मैंने हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉपर नहीं लिया तो मुझे दिक्कत आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर आज आप देखें, चाहे छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो, अच्छे हॉस्पिटल हर शहरों में पहुंच गए हैं। तो अब आज की तारीख में हर निवेशक की एक इच्छा रहती है कि मैं सरकारी या एक छोटे से हॉस्पिटल में नहीं बल्कि एक बड़े अच्छे हॉस्पिटल में मैं अपनी छोटी से छोटी भी इलाज कराना हो, मैं वहाँ सहूलियत लेके वहाँ कराना चाहूँ। तो सबसे पहले तो क्या है कि जिस तरह से लाइफस्टाइल बढ़ा है, लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, उस तरह से अब लोगों को लग रहा है कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इलाज नहीं करवा पाएंगे। और उसके अलावा आपने जो दो और पॉइंट बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर साल अगर आंकड़ों को अगर हम देखें, हर साल 12 से 14% के आसपास मेडिकल इन्फ्लेशन है, यानी हर साल इलाज का खर्चा 12 से 14% बढ़ जाता है। 14% का मतलब है कि अगर आप कोई इलाज 10 लाख रुपए में हो रहा है, तो 5 साल बाद हो सकता हो वो इलाज आपको 20 लाख में होना शुरू हो। तो अब लोगों में ये जागरूकता आ गई कि भाई मेरे को कवर अब बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में मतलब वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो ये 10 लाख या छोटी पॉलिसी के समय छोड़ इलाज को कवर नहीं कर पाएंगे। और जो आज के तारीख में मेडिकल सुविधाएं इतनी एडवांस हो गई हैं कि आप छोटे से छोटे कॉम्प्लेक्स मेडिकल सिचुएशन को भी डायग्नोज कर सकते हैं। और जो कैंसर, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आईसीयू, ये सब चीजें ना इतनी कॉमन सी हो गई हैं। तो आई थिंक इन सब का निचोड़ यही है कि इस सब लोग ये चाहते हैं कि अब हमें अनलिमिटेड या एक बड़ा सम एश्योर्ड लेना चाहिए। अनलिमिटेड सम एश्योर्ड का मतलब है कि अगर आपकी पॉलिसी में एक ये फीचर होता है जिसे हम कहते हैं सम एश्योर्ड रीइंस्टेटमेंट अनलिमिटेड टाइम्स। तो यानी अगर आपने फॉर एग्जांपल 25 लाख का आपका सम एश्योर्ड हेल्थ इंश्योरेंस है, और अगर वो एक साल का जो पॉलिसी ली है आपने, अगर मान लीजिए एक इलाज के दौरान वो पूरा सम एश्योर्ड खत्म हो जाता है, तो इमीडिएटली इंश्योरेंस कंपनी ऐसा उस पॉलिसी में प्रावधान रखती है कि इमीडिएटली 25 लाख फिर से रीइंस्टेट हो जाएगा। ठीक है, उसी अच्छा। तरह तो जब जब आपका वो सम एश्योर्ड कम होगा, जब एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो इंश्योरेंस पॉलिसी उसको रीइंस्टेट कर देगी। अच्छा, ठीक तो है, सर तो फिर ये जो हमारे ग्राहक हैं सर, वो क्या करें? मतलब ये जो अनलिमिटेड वाला कवर है, अगर मैं सीधा पैसे के लिहाज से पूछूं, जैसा कि आपने कहा कि लोग पहले टैक्स को कंसिडर करके कोई भी पॉलिसी लेते थे, अब अगर हम देखें सर, कई बार लोग ये भी, क्योंकि ऑब्वियसली जेब से ही प्रीमियम जाता है, तो जितना प्रीमियम वो दे पाएंगे उस हिसाब से वो पॉलिसी जो है कई बार चूज करते हैं। ऐसे में सर वो 50 लाख वाला हेल्थ इंश्योरेंस ले, 1 करोड़ वाला हेल्थ इंश्योरेंस ले, या फिर अगर उन्हें सेम रेंज में ये अनलिमिटेड वाला कवर मिल रहा है वो लेना चाहिए, या फिर जो आपने अभी बताया इन स्टेटमेंट अनलिमिटेड वाला जो है, क्या वो लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, इसका एक लाइन का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हर निवेशक की लाइफस्टाइल अलग है, हर निवेशक का इनकम स्टेटस डिफरेंट है। तो ये इसको हम 2-3 बास्केट में समझ सकते हैं। पहली बास्केट में उन लोगों को रखा जाए जो लोग पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं जो कहते हैं ठीक है, मैं एक्स्ट्रा पैसा खर्च करूंगा और मैं पीस ऑफ माइंड चाहता हूं फैमिली के लिए।
ठीक है, तो ऐसे लोगों को डेफिनेटली उनका बेस कवर ज्यादा होना चाहिए। उनको 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक की पॉलिसी लेनी चाहिए, बल्कि अब तो 5-5 करोड़ की भी पॉलिसी लेने के लिए पॉलिसी हो गई है। और सबसे खास बात यह है, जब आप एक 25 लाख का सम एश्योर्ड की पॉलिसी लें और एक अगर हम दूसरी 50 लाख की अगर हम पॉलिसी लें, तो उसमें मामूली सा डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। 5, 6, 10 हजार का ही डिफरेंस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ऐसा नहीं कि 25 लाख अगर एक्स अमाउंट में आ रही है तो 50 लाख 2x में आएगी, नहीं। 25 लाख वाली पॉलिसी थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रीमियम देंगे तो आपको 30 लाख 50 लाख का भी मिल जाएगा। तो पहली बकेट में हम उन निवेशकों को रखें जो पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, उन्हें अच्छी पॉलिसी लेनी चाहिए। बेस का सम इंश्योर्ड 50 लाख 1 करोड़ होना चाहिए। दूसरा, आप ये देखें कि आपके निवेशक का एज क्या है। मान लीजिए आज कोई 30 साल का व्यक्ति है, ठीक है। अगर 30 साल का व्यक्ति, उसकी अगर एवरेज लाइफ स्पैन अगर हम 80 साल माने, तो उसको अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज चाहिए अगले 50 साल तक। अगले 50 साल में सोचिए कितना इलाज का खर्चा कितना बढ़ सकता है, ठीक है। तो उसको अभी से ही अगर वो बड़ी बेस पॉलिसी लेगा, तभी वो जाके वो महंगे खर्चा कर पाएगा। अगर किसी इन्वेस्टर का एज प्रोफाइल मान लीजिए 50 साल का है, तो शायद उसको अगले 25-30 साल तक कवरेज लेना बहुत जरूरी है। तो वो, तो कहने का मतलब है कि अपना बजट देखें, अपना एज प्रोफाइल देखें, और उस हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को देखते हुए और इनकम देखते हुए आपको प्लान लेना चाहिए। ठीक है सर। वैसे सर ये तो चलिए हमने बात कर ली कि किन लोगों के लिए ठीक रहेगा कौन सा वाला हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, लेकिन सर ये जो अनलिमिटेड हेल्थ कवर, एक तो अनलिमिटेड सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं भारतीय ग्राहकों के, खास करके चाहे वो मोबाइल के रिचार्ज की बात कर लें हम या फिर हम पॉलिसी की बात कर लें। लेकिन सर ये जो अनलिमिटेड हेल्थ कवर है, क्या इसमें तमाम बीमारियां कवर हो जाती हैं, हर खर्चा कवर हो जाता है, या फिर इसके भी कुछ पर्टिकुलर शर्तें हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी भी? बहुत सारी शर्तें होती हैं। आपको हर निवेशक को पॉलिसी लेते वक्त पॉलिसी डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। बहुत सारी सब लिमिट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसी पॉलिसी होती हैं जो कहती है कि जितना सम इंश्योर्ड है उसका 1% ही रूम रेंट अलाउड है। तो मान लीजिए अगर आपके पास 5 लाख की पॉलिसी है, तो उसका 1% हुआ 5,000 रुपये। तो यानी अगर आपको अगर हॉस्पिटल जाना है तो आप 5,000 रुपये पर डे वाला रूम ही ले सकते हैं। आप अगर ज़्यादा वाला लेंगे तो वो अलाउड नहीं होगा, क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह बहुत सारी सब लिमिट्स होती हैं, और सब लिमिट को देखना बड़ा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि, अनलिमिटेड का मतलब है कि आप, जब आपका सम इंश्योर्ड पूरा एग्जॉस्ट हो जाए। तो एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपका 10 लाख का आपका सम इंश्योर्ड है, आपने अगर आपका पहला क्लेम आया 8 लाख का, तो अभी आपका 2 लाख का सम इंश्योर्ड मेंटेन्ड है। जब ये 2 लाख भी खत्म हो जाएगा अगले क्लेम में, तो फिर से आपका सम एश्योर्ड 10 लाख फिर बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी बहुत तरह की पॉलिसी है। कोई पॉलिसी ये कहती है कि पहला क्लेम आते ही हम सम एश्योर्ड को रीइंस्टेट कर देंगे। कुछ कहते हैं कि हम पॉलिसी का पूरा सम एश्योर्ड खत्म हो, एग्जॉस्ट हो जाएगा, तभी हम रीइंस्टेट करेंगे। कुछ पॉलिसी कहती हैं कि हम सेम बीमारी के लिए रीइंस्टेटमेंट नहीं करेंगे। तो मान लीजिए अगर आपका कोई एक इलाज के कारण, किसी एक बीमारी के इलाज के कारण आपका भर्ती हुए थे, तो अब जब नेक्स्ट क्लेम आएगा तो वो सेम इलाज नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो ये पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को देखना बड़ा जरूरी है, और उसमें पढ़ना जरूरी है कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। सारे हेल्थ इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट है, एक नहीं है। चलिए ठीक है। तो ये तमाम बातें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है, जिससे पहले आप अनलिमिटेड वाला हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ले, तमाम चीज़ें एक लिस्ट अपनी बना ले कि हाँ ये चीज़ें मुझे चेक करके ही आगे बढ़ना है। चलिए अब रुक करते हैं हमारी दूसरी खबर पर। आज के बीमा हो तो ऐसा में हमारी दूसरी खबर है बीमा पॉलिसी की शिकायतों पर। किस तरीके से क्लेम के टाइम जो है हमारे जो ग्राहक हैं उनको परेशानी देखनी पड़ती है, परेशानियों से जूझना पड़ता है। देखिए, बीमा पॉलिसी खरीदना आसान है, लेकिन क्लेम के समय कई ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आरबीआई की रिपोर्ट में जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में शिकायतों में तेज बढ़ोतरी पर चिंता जताई गई है। क्यों हुआ ऐसा होने से कैसे रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सर, ये जो आरबीआई की रिपोर्ट में जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में शिकायतों में तेज बढ़ोतरी की गई है, दिखाया गया है कि डेटा के थ्रू के हाँ अब जो है क्लेम के टाइम पर या फिर जैसे भी कह ले, लोग कंप्लेंट ज़्यादा कर रहे हैं अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को लेकर या फिर किसी और पॉलिसी को लेकर। इसको सर हम कैसे देखें? क्या ये सर्विस क्वालिटी में गिरावट है या फिर किस तरीके के सिग्नल इससे आ रहे हैं? मेरे हिसाब से ये सर्विस क्वालिटी में गिरावट का
दिशा नहीं दिखाता, या ये नहीं कह सकते कि सर्विस के लेवल खराब हो गए हैं। मुझे लगता है ये मल्टीपल रीजंस के कारण है। अगर हम इन मल्टीपल रीजन को अगर हम तीन पॉइंट में समझ सकते हैं। पहले तो क्या है कि जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, अब पॉलिसी लेने वालों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। तो अगर ऑफ कोर्स अगर पॉलिसी अगर ज़्यादा लोग ले रहे हैं, ज़्यादा निवेशक ले रहे हैं, तो डेफिनेटली क्लेम की अनुपात भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए पहला रीज़न तो ये है कि पहले कम लोग पॉलिसी लेते थे, अब लोग ज़्यादा लेते हैं, नंबर वन। नंबर टू, कि अब अवेयरनेस बढ़ गई है। ठीक है, पहले लोग चुपचाप बैठ जाते थे, अच्छा क्लेम नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, बैठा देखा जाएगा, हमारी किस्मत खराब है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब क्या है, अवेयरनेस है, नहीं हमें अगर क्लेम नहीं मिला तो वो कंप्लेन करते हैं, ब्रांच जाते हैं, पता करते हैं क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आज के तारीख में जो डिजिटल कनेक्शन हुआ है, जो अब इतने डिजिटल चैनल आ गए हैं कि फॉर एग्जांपल आप अपनी कंप्लेंट ऐप के थ्रू आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, आप कॉल सेंटर में फ़ोन करके कस्टमर केयर पे आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन वेबसाइट में आईजीएमएस, ठीक है, जो उनका प्लेटफॉर्म है, वहाँ आप कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो क्या है कि लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर पे ही बैठे बैठे अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है इन सब मल्टीपल रीज़न के कारण कंप्लेंट बढ़ी है, बट मुझे नहीं लगता कि क्वालिटी गिरी है, क्वालिटी नहीं गिरी है, बल्कि मैं इसको कहूँगा कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है। पहले कई कंपनियां बताते ही नहीं थे कि कितने क्लेम आए, कितने रिजेक्ट करे, अब वो ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। सेबी कहती है, रेगुलेटर कहता है, आईआरडीए कहता है कि आप अपने सारे आंकड़े को दिखाइए पूरे जनता को। तो क्या सॉल्वेंसी रेशियो है, क्या क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, क्या आपका हेल्थ क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है। तो आई थिंक ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, इसको ये नहीं देखना चाहिए कि क्वालिटी गिरी है, मेरे को लगता है ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। ठीक है सर। वैसे अगर हम डेटा में देख पा रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में कुल जनरल इंश्योरेंस शिकायतें जो हैं 3 लाख से ज़्यादा हमें दर्ज होती हुई नजर आ रही हैं, और सालाना तौर पर 19% की बढ़ोतरी जो है इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। जैसे कि सर ने कहा कि अब ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, इसलिए डेटा भी थोड़ा सा और उभर कर निखर कर जो है सामने आता है कि इंश्योरेंस कंपनीज ने कैसे क्लेम रिजेक्ट करे, कितने क्लेम रिजेक्ट करे। अच्छा सर, अगर हम देखें, अगर किसी ग्राहक का बीमा जो है, क्लेम जो है वो रिजेक्ट हो गया है, बिना किसी उचित कारण के रिजेक्ट हुआ है, मान लीजिए उसे एक ढंग की वजह नहीं दी गई कंपनी की तरफ से, तो उस समय उसके पास क्या कुछ है करने के लिए? उसे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ शिकायत दर्ज करानी चाहिए, क्या क्या विकल्प उसके पास है? इसमें भी पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और बड़ा सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जहां से आपने बीमा लिया है, अगर उससे क्लेम रिजेक्ट होता है, तो वहां के ग्रीवेंस सेल में आप लिखित शिकायत कर सकते हैं कि हमने आपसे पॉलिसी ली थी, हमें ये प्रॉब्लम हुई, हम यहाँ गए और यहाँ हमारा कैशलेस क्लेम नहीं हुआ, या हमने रीइंबर्समेंट के लिए दिया था, वो भी रीइंबर्समेंट नहीं हुआ। वो आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक आंसर देंगे कि क्या रीज़न रहा, क्या क्लॉज में रिजेक्ट हुआ, और क्या प्रॉब्लम थी। अगर वहां से अगर आपको प्रॉपर अगर आंसर नहीं मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से, तो आपके पास आईआरडीए की जो बीमा भरोसा करके आईजीएमएस पोर्टल है, वेबसाइट पोर्टल है, वहां आप कंप्लेंट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है वहां करने का, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक आम इंसान जिसको थोड़ा सा भी नॉलेज है कंप्यूटर की, वो अपने या किसी और की मदद से अपनी कंप्लेंट आईआरडीए में रजिस्टर कर सकता है। और अगर आईआरडीए से भी उसको अगर आंसर नहीं मिलता है, तो इसके बाद वो इंश्योरेंस की ओम्बड्समैन भी हैं, जहां पर वो जाके कंप्लेंट को दर्ज कर सकता है कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से कोई आंसर नहीं मिला, मुझे रेगुलेटर से भी कोई आंसर नहीं मिला। अब फिर इंश्योरेंस का ओम्बड्समैन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि उसको बारीकी से जांचे और इन्वेस्टर को प्रॉपर रिस्पॉन्स दे। अगर इसके बाद भी अगर फिर भी निवेशक को लगता है कि अभी भी उसको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है, या अभी भी कुछ लैप्सेस हैं, उसके साथ अन्याय हुआ है, तो डेफिनेटली उसके पास जो कंज्यूमर कोर्ट का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। कंज्यूमर कोर्ट में कोई भी व्यक्ति अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है और अपने को मतलब इंसाफ ले सकता है। ठीक है सर। तो ये तमाम विकल्प आपके पास है। अगर आपका भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है बेवजह, तो आप ये तमाम चीजें जो है कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी खबर की ओर। फायर बीमा से जुड़ी हुई हमारी तीसरी खबर है। अगर कोई बीमा कंपनी फायर इंश्योरेंस पर 90 से 99% तक का डिस्काउंट दे, तो क्या ये ग्राहक के लिए अच्छी खबर है?
बीमा नियामक इरडा का कहना है कि ऐसी आक्रामक छूट भविष्य में कंपनियों की वित्तीय सेहत और क्लेम चुकाने की क्षमता पर असर डाल सकती है। ऐसे में रेगुलेटर ने कंपनियों को सावधान भी किया है। पंकज सर, एक तो इस पूरी खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कैसे देख रहे हैं? फायर इंश्योरेंस में खास करके 90% से 99% तक का भारी डिस्काउंट मिलना, ऐसे में इरडा ने जो चिंता जताई है उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और इन्वेस्टर को ये नहीं देखना चाहिए कि कितना डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो सबको समझना चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे फायर इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस, कोई प्रॉफिट फॉर पॉलिसी नहीं है। यानी इससे कोई भी आप प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते। ये इंडेमनिटी पॉलिसी है। इंडेमनिटी पॉलिसी का मतलब, अगर आपको कोई जो चीज़ कवर करी गई है, हेल्थ हो या फायर से होम इंश्योर करा गया हो, तो अगर फायर लगती है तो जो भी रिस्क है वो कवर्ड होगा। और इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो अभी एग्रेसिव प्राइसिंग चली है, ठीक है, जिससे कि मतलब हर कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए डिस्काउंट पे डिस्काउंट, डिस्काउंट पे डिस्काउंट दे रही है, ये गलत बात है। इससे अल्टीमेटली होगा क्या, अगर क्लेम ज़्यादा आए तो कंपनी की सॉल्वेंसी रेशियो पे फर्क पड़ेगा। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब है कि कंपनी, मान लो आईआरडी का रेगुलेशन है कि 150% सॉल्वेंसी रेशियो होना चाहिए। 150% का मतलब है कि हर 100 रुपए के क्लेम के लिए कंपनी के पास 150 रुपए का एसेट होना चाहिए। ठीक है, अगर सॉल्वेंसी रेशियो जितना ज़्यादा हाई होगा, इसका मतलब है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। अगर सॉल्वेंसी रेशियो कम है तो इससे पता लगता है कि सॉल्वेंसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है। और अगर कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, अगर डिस्काउंट के कारण अगर क्लेम ज़्यादा आए और फाइनेंशियल हेल्थ में गिरावट आई, तो डेफिनेटली क्लेम सेटलमेंट नहीं होगा और प्रॉब्लम आएगी निवेशकों को। ठीक है सर। तो ये जो है इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा सर, एक चीज़ और, फायर इंश्योरेंस में खास करके अगर हम बात करें, प्राइसिंग हो गई ठीक प्राइसिंग, इसके अलावा ठीक ठाक प्रीमियम तय करने के लिए बीमा कंपनी हो गई या फिर जो हमारे लेवल पर इंडिविजुअल लेवल पर पॉलिसी जो ले रहा है वो शख्स, दोनों के हित में क्यों ज़रूरी माना जाता है कि हाँ प्राइसिंग भी ठीक ठाक हो, बहुत ज़्यादा ओवर ना हो जाए और प्रीमियम भी जो है ठीक तय हो? नहीं, बड़ा इम्पोर्टेंट है कि निवेशक ये देखें, केवल प्राइसिंग नहीं देखें, ये भी देखें कि सर्विस कैसी है। ठीक है, उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है, कंपनी के कितने ब्रांचेस हैं, कितना नेटवर्क है, कहाँ कहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ऐसा तो नहीं उसको सर्विस के लिए हर एक कोई पर्टिकुलर कॉल सेंटर पे ही सब डिपेंडेंट रहना पड़े। तो आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग इज नॉट द ओनली वन रीजन। ठीक है, ये मैंने वही बताया कि दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, किन्हीं के किसी को अच्छी पॉलिसी चाहिए और किसी को सस्ती पॉलिसी चाहिए। तो इन्वेस्टर को डिसाइड करना चाहिए वो क्या चाहता है, वो सस्ती पॉलिसी चाहता है या अच्छी पॉलिसी चाहता है। अच्छी पॉलिसी लेगा तो डेफिनेटली उसमें प्रीमियम भी रीजनेबली अच्छा होगा। और सर, ये जो लोग सस्ती फायर इंश्योरेंस पॉलिसी देकर पॉलिसी ले लेते हैं, फिर उनको आगे कैसी समस्याएं आती हैं क्लेम के टाइम पर? देखिए, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है संसार में। अगर कोई पॉलिसी सस्ती दे रही है, कोई कंपनी सस्ती दे रही है, तो डेफिनेटली उसने कुछ ना कुछ क्लॉज लगाए होंगे, कुछ ना कुछ क्लॉज बढ़ाए होंगे कि इन इन कारणों से अगर आता है तो हम क्लेम रिजेक्ट कर देंगे। तो वहाँ पर क्लेम रिजेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। लोग फाइनल डिटेल्स पढ़ते नहीं हैं। आप अगर देखें, कोई भी जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी 20 से 50 से 60 पन्ने की रहती है और किसी भी व्यक्ति के लिए 60 पन्ने पढ़ना आसान नहीं है। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमेशा सस्ती पॉलिसी में क्लेम्स में बहुत प्रॉब्लम आती हैं और वो मतलब इतने सारे क्लॉज निकाल के आपको बैठ जाएंगे कि आपका क्लेम पास ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली खबर की ओर रुख करते हैं। देखिए, सरकार अब सहकारिता मॉडल के जरिए बीमा क्षेत्र का विस्तार करने की तैयारी कर रही है। सहकारिता मॉडल मतलब कोऑपरेटिव मॉडल अब लाया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कोऑपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनाने की घोषणा की है। इसका मकसद ग्रामीण और सहकारी संस्थाओं से जुड़े करोड़ों लोगों तक जीवन बीमा की पहुंच बढ़ाना है। सर, सरकार द्वारा जो एक कोऑपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का प्रपोजल लाया गया है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? और ये जो ग्रामीण भारत, इसके अलावा सहकारी संस्थाओं से जुड़े लोगों के लिए किस तरीके की नई संभावनाएं, नई अपॉर्चुनिटीज उनके लिए पैदा करेगा? ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है सरकार का। ठीक है, और अगर हम देखें हमारे देश में अभी भी जो
हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज है या जनरल इंश्योरेंस का कवरेज है बहुत ही लिमिटेड है, लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है। और अगर आप देखें इसी तरह का एक कंपनी है इफ्को टोक्यो। ठीक है। इफ्को टोक्यो भी एक बेसिकली कोऑपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है। कि जो टोक्यो जापान की कंपनी से इफ्को का जो टाई अप है। और इससे देखिए सरकार का मकसद एकदम साफ है कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लेके जाए। ठीक है। तो और सरकार को पता है कि उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो इसलिए वो ये चाहती है कि सरकारी सहकारी संस्था बनाए और जिससे कि वो उनकी रीच गांव में बढ़ जाए। ठीक है। जब गांव में बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें कवर होंगे और लोगों को फायदा होगा। सर वैसे ये जो नई तरीके की कोऑपरेटिव लाइफ इंश्योरेंस है, ये जो हमारे ऑलरेडी ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज चल रही हैं, उनसे अलग किस तरीके से, क्या फिर लोगों को इसी के लिए ऑप्ट करना चाहिए जब ये आ जाए पूरी तरीके से मार्केट में? नहीं देखिए डिपेंड करता है कि देखिए अब जैसे बहुत सारी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो अगर आप देखें उनका जो पूरा मेन फोकस होता है कि वो किस तरह से मार्केट शेयर को इम्प्रूव करें। और उनका मकसद ये नहीं होता है कि जन 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 जगह पे छोटे छोटे शहरों में भी जाके पहुंचाए। उनका कंसंट्रेशन एफर्ट्स रहता है कि वो प्रोडक्ट बड़े शहरों या बड़े सिटीज में करें जहां पर वो मार्केट शेयर इंप्रूव कर पाए। ठीक है। तो और जो अगर सहकारी जो संस्था होती हैं वो उनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है। जो कोऑपरेटिव्स होती हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कैसे हम लोगों का जनता का या उस प्रोडक्ट को छोड़ हर घर घर तक पहुंचाएं। उनका प्रॉफिट तो कमाना एक ऑब्जेक्टिव रहता ही है, बट उसके अलावा ये भी रहता है कि किस तरह से हम जो एक कोऑपरेटिव का जो एक ऑब्जेक्टिव है कि सबको एक साथ लेके सबको एक रीच बना के चलें, वो आई थिंक बड़ा सराहनीय है। वो प्राइवेट कंपनी शायद इतना ज़्यादा वो उसमें सक्सेस नहीं कर पाएंगी। ध्यान नहीं दे पाती है, सक्सेस नहीं कर पाती है। तो सर आपको लग रहा है कि जब ये मॉडल जो है लागू हो जाएगा, ठीक तरीके से बीमा कंपनियां, कोऑपरेटिव बीमा कंपनियां जो हैं वो काम करने लगेंगी, तब वाकई में जो गांव के लोग हो गए, किसान वगैरह हो गए, उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, वहां तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल मिलेगी। देखिए क्या है, अभी भी हम अगर जो रियल भारत है जो गांव में बसता है वहां पर अभी भी लोग सहकारी समिति या ऐसे ऑफिस में जाके सुविधा लेना पसंद करते हैं जो उनके एकदम घर के पास हो। ठीक है। अगर एक आप ऐसे समझिए कि एक बहुत ही रीजनेबली कम पढ़ा लिखा अगर ग्रामीण है, ठीक है, वो बड़े दफ्तर में जाने से भी घबराता है कि अरे वहाँ पता नहीं कौन बाबू मिलेगा, कैसे मैं पूछूंगा, कैसे करूंगा, कैसे मेरे को क्लेम मिलेगा। तो वो ऐसे लोगों से कंफर्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ पर उसको पता है कि वो जैसे सहकारी समितियां हैं वहाँ पर क्या है कि उसको कंफर्ट रहता है। तो मुझे लगता है कि एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी, बढ़ेगी और लोगों को फायदा भी पहुंचेगा। ठीक है। वैसे सर ये जो नई व्यवस्था लागू होने के बाद ग्राहकों को प्रीमियम हो गया, इसके अलावा क्लेम सेटलमेंट या फिर और भी जो फीचर्स या फैसिलिटीज होती है इंश्योरेंस की, उसके स्तर पर कौन कौन से आपको लगता है कि नए तरीके के लाभ मिल सकते हैं? नहीं देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुझे लगता है कि एक तो सबसे बड़ा लोगों को फायदा होगा कि उन्हें एक बहुत ही रीजनेबल प्रीमियम पे, कम प्रीमियम पे ज़्यादा सुविधा मिल पाएगी। ठीक है। तो सबसे पहले जो एडवांटेज जो कोऑपरेटिव का अगर आप देखें जैसे अमूल है या इस तरह की और जो कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं वहां देखिए उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट तो कमाना ही है बट सबको बेनिफिट देना है। ठीक है। चाहे वो एंड यूजर हो या मैन्युफैक्चरर हो। तो मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी के अलावा ये बड़ा फायदा होगा और कि लोगों को एक 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 रीचेबल, ठीक है, एक सस्ते अमाउंट पे एक बेटर सर्विस मिल पाए। ठीक है। तो मतलब सर इस बात से आप एग्री करेंगे कि जो हमारी सरकार का एक नारा रहता है सबका साथ सबका विकास, वो मतलब वाकई में इस तरीके से इंश्योरेंस के क्षेत्र में हम देखें तो इस मॉडल से वो पूरा होगा? बिल्कुल बिल्कुल पूरा होगा। क्योंकि देखिए अभी भी अगर हम कभी अगर डिटेल में अगर हम जाके एनालाइज करें आज भी इंडिया में, ठीक है, बहुत हम हमारे पास तो प्रोडक्ट ही नहीं है। जो हम केवल बेसिक 2-4 प्रोडक्ट की बात करते हैं, अगर डेवलप्ड इकोनॉमीज में जाएंगे, बाहर विदेशों में जाएंगे, वहाँ देखेंगे वहाँ इंश्योरेंस भी में बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रिस्क को कवर करते हैं। तो जैसे जैसे ये मैन्युफैक्चरर कोऑपरेटिव सोसाइटीज या और कंपनीज आएंगी तो हमें प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा ज़्यादा दिखने को मिलेंगे और सबको फायदा होगा। चलिए ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी आज की खबरों की, और अब हम रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट की ओर जिसका नाम है जानो फिर मानो।
तो जानो फिर मानो में आज हम एक पॉलिसी का 360 डिग्री रिव्यू करने वाले हैं और जानेंगे कि ये पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। आज बात करेंगे बजाज लाइफ इन्वेस्ट प्रोटेक्ट गोल्ड प्लान की। ये एक यूलिप प्लान है। अब इस पॉलिसी के बारे में आपको ज्यादा जानकारी देने के लिए, इसके फीचर्स एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी अंजलि जुड़ गई हैं। अंजलि, बहुत शुक्रिया दिव्या। और देखिए, आपने बता ही दिया है कि जानो फिर मानो में आज की जो हमारी पॉलिसी है वो है बजाज लाइफ इन्वेस्ट प्रोटेक्ट गोल्ड प्लान। अब इसके क्या कुछ की फीचर्स हैं वो हम जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स के जरिए। देखिए, यूलिप आधारित लाइफ इंश्योरेंस प्लान ये है और जीवन बीमा प्लस मार्केट लिंक निवेश जो है ये जो प्लान के की फीचर्स हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी अवधि की, यानी कि जो पॉलिसी है इसकी अवधि कितनी है, तो 20 से 40 साल तक की इसकी अवधि है, जो पीरियड है। इसके अलावा एंट्री एज इसमें कितनी रहेगी वो भी जान लीजिए। 18 से 60 साल तक की इसमें एंट्री एज है। मैच्योरिटी एज जो है वो इसमें अधिकतम 100 साल जो है वो दी गई है। ये काफ़ी इसमें प्लस पॉइंट है। इसके अलावा निवेश का जोखिम पॉलिसी धारक पर इसमें रहता है, तो यानी कि निवेश का जो जोखिम रहता है वो पॉलिसी धारक पर होगा। इसके अलावा इसमें क्या कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी हम जान लेते हैं। डबल बेनिफिट इसमें दिया जा रहा है। लाइफ इंश्योरेंस के साथ निवेश का जो ऑप्शन है वो इसमें मिल रहा है। मैच्योरिटी पर फंड वैल्यू भी इसमें दी जा रही है। इसके अलावा डेथ पर सम एश्योर्ड या फिर फंड वैल्यू जो अधिक हो वो इसमें मिलेगा। ये भी एक अच्छा बेनिफिट है इसमें। इसके अलावा लॉयल्टी एडिशन का लाभ भी इस पॉलिसी में दिया जा रहा है। इसके अलावा रिटर्न ऑफ चार्जेस की जो सुविधा है वो भी इस प्लान में आपको मिलेगी। वहीं फैमिली बेनिफिट का ऑप्शन भी इस प्लान में दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर आगे बढ़े तो फंड वैल्यू कैसे बढ़ेगी इस प्लान की, तो वो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। फंड मेंटेनेंस बूस्टर जो है वो इसमें दिया जा रहा है। इसके अलावा टॉप अप प्रीमियम का जो ऑप्शन है देखिए वो इसमें मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कई फंड में निवेश की जो सुविधा है वो भी इसमें दी जा रही है। वहीं अगर आगे पॉइंट्स की हम बात करें तो कहाँ लगा सकते हैं पैसा, जो पैसा है वो आप इसमें कहाँ लगा सकते हैं इस प्लान में। इक्विटी फंड में, फ्लेक्सी कैप फंड में आप लगा सकते हैं, स्मॉल कैप फंड में आप पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा मिड कैप फंड में भी आप पैसा जो है वो लगा सकते हैं। डेट बॉन्ड फंड हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें लिक्विड फंड हो गए, इसमें भी आप पैसा जो है वो लगा सकते हैं। वहीं इंडेक्स फंड में भी आप पैसा लगा सकते हैं। अगर आगे बढ़ें तो निवेश से पहले अगर आप इसमें प्लान बना रहे हैं निवेश करने का, ये पॉलिसी लेने का, तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए, ये आप जान लें कि पहले 5 साल तक का लॉक इन पीरियड है, यानी कि 5 साल से पहले आप इसमें निकासी नहीं कर सकते। लॉक इन पीरियड इसमें 5 साल है। वहीं 6वें साल से आंशिक निकासी की जो सुविधा है वो इसमें दी जा रही है। आंशिक निकासी इसमें 6वें साल से शुरू हो जाती है। फंड स्विच करने की सुविधा भी इसमें दी जा रही है। अगर फंड स्विच अगर आपको करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। वहीं अगर मान लीजिए कि आपको इसमें किसी तरीके के राइडर जोड़ने हैं तो वो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, उसका ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, आपने तमाम फीचर्स इसके बहुत ही बखूबी एक्सप्लेन करे। अब पंकज सर के पास चलते हैं, उनसे समझते हैं इस प्लान को बेहतर तरीके से। सर, एक तो ये जो बजाज लाइफ इन्वेस्ट प्रोटेक्ट गोल्ड प्लान है क्या, किस तरीके से काम करेगा, प्रोटेक्ट गोल्ड का मतलब क्या है, क्या खासियत है इस प्लान की। दूसरा, एक दो चीजें और मैंने नोटिस करी, अंजलि ने अभी बताया, रिटर्न ऑफ चार्जेस करके एक इसका फीचर है, वो क्या होता है, और इसके अलावा फंड में पैसा लगा सकते हैं, ये मतलब क्या है। क्या हमें खुद ही अगर फंड में पैसा लगाना तो हम तो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी लगा सकते हैं, क्या है मतलब? बिल्कुल। तो पहले तो मैं निवेशकों से कहना चाहूँगा कि लाइफ इंश्योरेंस में कोई भी, पहले तो ये समझिए कि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हर व्यक्ति की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसलिए कोई किसी भी प्रोडक्ट को ये लेबल कर देना कि ये बहुत ही बढ़िया है या ये बहुत ही खराब है, ये बात गलत है। अब मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर मान लीजिए किसी को अगर लाइफ का इंश्योरेंस चाहिए तो एक सिंपल, सबको पता है, टर्म प्लान ले लीजिए। टर्म प्लान 3 तरह के टर्म प्लान होते हैं। एक टर्म प्लान ये होता है कि आपने 75 तक की एज तक के लिए टर्म प्लान लिया। अगर उससे पहले अगर आपका निधन होता है तो आपको फैमिली का, अगर आपने फैमिली को जो आपने सम इंश्योर्ड लिया था, 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया था, तो फैमिली को, नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। दूसरा टर्म प्लान होता है जिसे हम कहते हैं टर्म प्लान विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, कि अगर सर्वाइव कर गए तो आपने जितना प्रीमियम दिया है आपको बिना कोई इंटरेस्ट के वापस मिल जाएगा। तीसरा होता है होल लाइफ टर्म प्लान, जिसमें आप 100 साल तक कवर्ड हो। इसका मतलब है 100 साल में आपकी डेथ निश्चित होनी है 100 साल से पहले, तो नॉमिनी को, अगर 1 करोड़ का टर्म प्लान लिया तो 1 करोड़ नॉमिनी को आप दे के ही जाएंगे, ऐसे लगे से। बट बहुत सारे निवेशक ऐसे होते हैं
जो कहते हैं कि यार मैं 80-85 तक तो मेरी डेथ होना की चांसेस कम है, क्योंकि 80-85 से पहले वही व्यक्ति मर सकता है जो या तो उसका एक्सीडेंट हो या वो कोई बीमार हो। ठीक है, एक नॉर्मल डेथ जनरली नहीं होती है। तो ऐसे बहुत सारे निवेशक है कहते हैं मैं क्यों टर्म प्लान लूं, मैं क्यों अपना पैसा वेस्ट करूं। अगर किसी का ये माइंडसेट है तो ये बजाज लाइफ का इन्वेस्ट प्रोटेक्ट गोल्ड जो फंड है, ये प्लान है, ये सबसे यूनिक है। इसको हम कहते हैं टर्म प्लस ट्यूलिप प्लान, यानी ये ट्यूलिप प्लान है जिसमें आपकी लाइफ का भी इंश्योरेंस है, और अगर आप सरवाइव कर गए, ठीक है, अब इसको मैं और थोड़ा सा इलाबोरेट समझाता हूं। आपने मान लीजिए इसको लिया और इसमें जो भी प्रीमियम, इसमें थोड़ा प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है नॉर्मल टर्म प्लान से, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट भी इसमें इंक्लूडेड है। आप जो भी प्रीमियम देंगे उस प्रीमियम को आप म्यूचुअल फंड की तरह, इनकी स्कीम्स होती हैं, जैसे अभी बताया कि इसमें फ्लेक्सी इक्विटी फंड्स होते हैं, डेट फंड होते हैं, लिक्विड फंड होते हैं। आप उसका प्रीमियम इन्वेस्टर अपने रिस्क के हिसाब से अलग अलग फंड में लगा सकता है और पैसे को ग्रो कर सकता है। तो अगर मान लीजिए किसी ने लंबी अवधि के लिए 30 साल का 20 साल का इंश्योरेंस लिया तो 30 साल में पैसे बहुत बढ़ सकते हैं। तो यानी अगर आप ऐसे समझिए, अगर किसी ने अगर 1 लाख रुपए का प्रीमियम दे रहा है 10 साल तक, और अगर 40 साल तक का उसने इंश्योरेंस लिया और उसने फ्लेक्सी कैप फंड में लगाया, तो 40 साल में मान लीजिए अगर हम 12% का ग्रोथ लें, तो अगर वो सरवाइव कर गया तो उसको 2 करोड़ रुपए उसके इकट्ठे हो जाएंगे। तो यानी अगर पॉलिसी की अवधि के बीच में अगर डेथ हुई तो जो सम इंश्योर्ड है वो मिलेगा 1 करोड़, और अगर मान लो सरवाइव कर गया तो उसको मार्केट लिंक्ड रिटर्न मिलेगा। लॉन्ग टर्म में हम सबको पता है इक्विटी मार्केट अच्छा रिटर्न देता है। तो ये उन लोगों के लिए प्लान है जो चाहते हैं कि मेरा एक रिटायरमेंट का कॉर्पस भी बन जाए या फैमिली के लिए कॉर्पस बन जाए अगर मेरी डेथ ना हो, और मेरे को प्रोटेक्शन भी मिले। तो पहले तो ये उन लोगों के लिए है जो प्रोटेक्शन के साथ साथ फंड को ग्रोथ भी करना चाहते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, एक चीज़ और, जैसे कि मैंने आपसे पूछा जो इसके कुछ एक फीचर्स हैं, रिटर्न ऑफ चार्जेस हो गया, मैच्योरिटी बेनिफिट हो गया, लॉयल्टी एडिशन हो गया। एक तो थोड़ा सा मैं ये समझना चाहूंगी फीचर्स का फायदा कैसे मिलेगा जो हमारा ग्राहक है उसे। दूसरा ये कि जो फंड में इन्वेस्टमेंट है, जो ये प्लान म्यूचुअल फंड में पैसे लगाएगा, क्या वो फंड सिलेक्शन का जो डिसीजन है वो मेरे हाथ में, ग्राहक के हाथ में रहेगा? बिल्कुल। पहले तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि चार्जेस को समझें। ये इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में बेसिकली 3 तरह के चार्जेस होते हैं। पहले चार्ज को कहते हैं प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। ठीक है, तो ये इन्वेस्टर को देखना चाहिए कि हर पॉलिसी में प्रीमियम एलोकेशन चार्ज कितना है, नंबर 1। नंबर 2 चार्ज होता है प्रीमियम एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। ठीक है, जनरली ये 500 रुपये या 6,000 रुपये मैक्सिमम 1 साल का होता है। तो ये दूसरा चार्ज है। तीसरा चार्ज होता है मॉर्टेलिटी चार्ज, क्योंकि लाइफ का इंश्योरेंस हो रहा है, आपका जीवन का बीमा हो रहा है, तो उसका एक मॉर्टेलिटी लगती है जो एज पे डिपेंडेंट होती है। जनरली जो रिटर्न ऑफ चार्जेस जो आपने वर्ड यूज करा, इसका मतलब ये होता है कि अगर इन्वेस्टर लंबे समय तक रह रहा है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो एज ए लॉयल्टी एडिशन या एज ए रिटर्न ऑफ चार्जेस, ये जो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं या प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस हैं, ये फंड में जुड़ जाती है वापस। तो यानी आपके चार्जेस एक्चुअली 0 हो जाते हैं। सॉरी। तो ये इससे क्या है कि आपके जो खर्चे हैं वो कम हो जाते हैं। रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी, जो मोर्टेलिटी चार्ज लग भी रहा है, अगर आप पूरे अवधि तक रहते हैं तो ये भी पूरी फंड में आपको ऐड करके मिल जाएगी। तो रिटर्न ऑफ अगर इस तरह के प्लान में ये सारे चार्जेस जो लगते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट रूप से ये आपके फंड में आ जाते हैं। दूसरा सवाल आपका ये था, क्या ये जो इन्वेस्टमेंट का जो चॉइस है वो आपके हाथ में है? बिल्कुल आपके हाथ में है। ठीक है, आप हर जो ये बजाज के अलावा और सब जगह इंश्योरेंस में भी इस तरह के प्लान होते हैं, वो अपने बताते हैं कि उनके पास कितने तरह के फंड हैं, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, इंडेक्स फंड, डेट फंड, हर तरह का फंड है। निवेशक अपने एडवाइजर से सलाह लेके अपना रिस्क को देखते हुए वो चुन सकता है कि उसको रिस्क फंड में जाना है या उसको सेफ्टी में जाना है, वो चूज कर सकता है, उसके हाथ में है, और वो उस फंड को स्विच भी कर सकता है। हाँ। जनरली क्या होता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर आप फंड को स्विच करते हैं, एक स्कीम से दूसरे स्कीम में जाते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की लायबिलिटी क्रिएट होती है। इंश्योरेंस में अगर आप एक इक्विटी फंड से दूसरे फंड में जाते हैं तो आपको कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं आता। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है।
ठीक है सर। और एक चीज और कि इसमें जो 5 साल का लॉक इन पीरियड है, इसको समझना कितना जरूरी है? देखिए, क्योंकि ये यूलिप के पैटर्न पे है, ठीक है, यूनिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पे है, तो इसी की वजह से हम इक्विटी फंड के ऑप्शंस मिलते हैं निवेशक को। और यूलिप का जो आईआरडीए का रेगुलेशन है कि इसमें आप 5 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि एक फर्ज कीजिए, किसी व्यक्ति ने जिसकी एज 30 साल है और उसने 40 साल यानी अपनी एज की 70 साल की एज तक का उसने टर्म प्लस यूलिप प्लान लिया, और मान लीजिए उसकी सारी लाइबिलिटीज 55 साल में खत्म हो जाती हैं, तो वो 55 साल पे अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है और उसको अपने जरूरत के हिसाब से यूज कर सकता है। बट निकालने का सबसे पहला रूल ये है आईआरडीए का, यूलिप में 5 साल की अवधि से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। 5 साल के बाद कभी भी पार्शियल या फुल विड्रॉल कर सकते हैं। चले ठीक है। तो ये हो गई हमारी चर्चा आज की हमारी जानो फिर मानो पॉलिसी पर। बाकी थैंक यू सो मच पंकज सर, आज के शो में आप जुड़े और तमाम खबरों पर आपने अपनी राय रखी। इसके अलावा हमारी ये पॉलिसी रिव्यू में भी आपने बहुत अच्छी तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया कि क्या पॉलिसी उन्हें लेनी चाहिए या फिर उनके लिए नहीं बनी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, नमस्कार। चलिए, तो आज के बीमा हो तो ऐसा में फिर इतना ही। अगली बार आपसे फिर से मुलाकात होगी बहुत सारी और बीमा जगत से जुड़ी खबरों के साथ, इसके अलावा जानो फिर मानो की एक और नई पॉलिसी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।